तो लास्ट क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक मतलब पूरे तो नहीं किए थे, लेकिन बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए थे। अभी हमारे पास जो आज क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1.19 है। लास्ट क्लास में यही छोड़ा था, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का 2.8 किलो पास्कल। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। ऑब्वियसली अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम या ज्यादा होता है, और ये 298 केल्विन पे है। कह रहा है अगर मैंने 30 ग्राम ऐड करने के बजाय 18 सॉरी वाटर का अमाउंट 90 ग्राम था और उसमें मैंने 18 ग्राम वाटर और डाल दिया, तो नया वेपर प्रेशर जो आता है बच्चे वो 2.9 किलो पास्कल आता है। क्या करना चाह रहे हो? हाँ, तो अब इधर उधर मूव करना बंद करो और सही से बैठ जाओ। बैग उधर रखो, बैग पीछे रखना तो रख दो, ठीक। अब मूव मत करना। सुनो, देखना ध्यान से। अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मुझे दे रखा है 2.8 किलो पास्कल, यानी पी नॉट सॉरी पी एस ना, क्या दे रखा है, पी एस इज इक्वल टू 2.8 किलो पास्कल। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, केस 1, यानी जब सॉल्यूशन में हमने 18 ग्राम वाटर नहीं ऐड किया था, उससे पहले। और अगर हम बात करें तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम बी से लिखते हैं और ये कितना दे रखा है 30 ग्राम, और डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना दे रखा है 90 ग्राम। और आपको पता है कि हमें निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही बात है ना? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं एम बी को एक्स ग्राम मान सकता हूं? एम बी निकालना है तो मैंने क्या मान लिया उसको, एक्स ग्राम होगा भाई, जो भी होगा, ठीक है। हाँ सुनो ध्यान से, यहां तक की बात हो गई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपको पता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो अगर मुझे पता है तो क्या पी एस पता है, इसके अलावा और इधर कुछ नहीं पता है। एनबी और एनए चाहिए था, तो एनबी और एनए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालूंगा तो एनबी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ बी अपॉन में मोलर मास ऑफ बी। वेट ऑफ बी कितना है 30 और ये कितना है एक्स है। चिंता मत करो, आएगा सब। अगर हम बात करें एन ए तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए, और इसको डिवाइड कितने करोगे एम ए। एम ए मतलब ए वाटर होगा और वाटर का मोलर मास तो पता है ना 18 ग्राम, तो ये कितना दे रखा है 90 डिवाइड बाई 18 कितना हो जाएगा 18 5 जा 90 यानी 5 मोल्स। सही बात है। आप सुनना, ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, दो इक्वेशन बनेंगे, चिंता मत करो। तो अगर हम बात करें पी नॉट ए हमें नहीं पता है तो सीधा लिख रहे हैं पी नॉट ए माइनस पी एस कितना है 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए वापिस हमें नहीं पता है, ऐसे रहने दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना पता है 30 डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन में एन ए कितना दे रखा है 5 और ये कितना दे रखा है 30 डिवाइडेड बाई एक्स। सही बात है। अगर आप लोग बताओ तो यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा इसको। अच्छा बताओ, अगर पी नॉट ए माइनस 2.8 इसको मैं डिवाइड करूंगा ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2.8 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये मेरे पास था 30 अपॉन में एक्स है। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा इसका तो नीचे क्या हो जाएगा 5x प्लस 30 अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सही बात है। ये x ऊपर चला जाएगा, तो अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको ऐसे नहीं तो 1 माइनस 2.8 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 इंटू में x। सही बात, हाँ कट जाएगा, ठीक है।
यहाँ कितना है, नीचे कितना है 5x प्लस 30 है, 5x प्लस 30 और यहाँ मल्टीप्लाई में x है। अब आपको पता है ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपका मन करे तो यहाँ भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 30 अपॉन में 5x प्लस 30। अगले पेज पे चल लो, आप सुनना, मेरा बचा 1 माइनस 2.8 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना था 30 अपॉन में 5x प्लस 30। अब इस 1 को मैं उधर ले जाना चाह रहा हूँ, या आप ऐसा कर सकते हो इस पूरे नंबर को इधर ले आओ, दोनों बात सेम ही है। तो अगर ऐसे लिखूंगा 2.8 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 30 अपॉन में बताता हूँ 5x प्लस 30। मतलब मैंने क्या किया है, इसको उधर शिफ्ट कर दिया है और इसको इधर ले आया है, बट लिखा हमने क्या है, फ्लिप करके है, इसको इधर। अगर मैं मतलब एक्चुअल में जो हुआ है वो ये इधर था, बट मैंने लिखा इधर है, शिफ्टिंग। आप समझ गए ना क्या किया मैंने, ठीक। अब सुना ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x और माइनस 30 हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हो, हाँ। तो 5x माइनस कितना हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा प्लस 30 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा 5x प्लस 30। इसका देखना ध्यान से, 30 से 30 कैंसिल, तो मेरे पास बचा कितना 2.8 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा है भाई साहब 5x अपॉन में 5x प्लस 30। क्लियर बात, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी नहीं सॉल्व होगा, दो वेरिएबल है, दिख रहा है ना आपको, एक वेरिएबल ये एक वेरिएबल है, और आपको पता है कि जब 2 वेरिएबल आ जाए तो कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। तो ये अभी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर 2 पे आएंगे तो सुना ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में तो कोई चेंज नहीं आया है, केस 2 समझना। इसको कह रहा है कि हमने क्या किया 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया है, मतलब वाटर पहले 90 था, तो अब 18 ग्राम और ऐड कर कितना हो जाएगा 108 ग्राम हो गया। बाकी और हमने कोई चेंज नहीं किया है, प्रेशर चेंज हो गया है कितना 2.9 किलो पास्कल। तो मतलब अगर हम केस 2 के अंदर प्रेशर लिखेंगे तो सर प्रेशर हमारे पास है पीएस कितना है 2.9 किलो पास्कल है, और दूसरा कि हमारा वेट ऑफ ए जो होगा वो सर बदल के 108 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एन ए निकालेंगे तो एन ए हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई कितना 18। डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा डिवाइड, आई थिंक किसी के टेबल में आ रहा है, नहीं आ जा रहा है ना, सही बात 108, ठीक है ना। 18 5 जा 90, 18 ग्राम ऐड किया है तो 6 बार में चला जाएगा। अब अगर हम बात करें तो फिर से वही पुरानी परंपरा के हिसाब से पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। अब सुना ध्यान से, यहाँ मैं कुछ चीजें डायरेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि यहाँ 1 आ जाएगा सॉल्व करके, और यहाँ ऊपर कितना आएगा 2.9 अपॉन में पी नॉट ए आएगा, सही बात है ना, पहले के जैसे ही तो है। और यहाँ अगर हम वैल्यू रखेंगे तो एन बी कितना है हमारा 30 अपॉन में एक्स है, और इसके नीचे अगर एन ए की बात करें तो कितना है 6 है, और प्लस क्या है एन बी 30 अपॉन में एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस 2.9 अपॉन में पी नॉट ए। अब आपको पता है यहाँ कितना हो जाएगा 6x प्लस 30, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 30 अपॉन में 6x प्लस 30, तो मतलब क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 6x प्लस 30, सही बात है। अब अगर आप 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ जैसा होगा, और आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ फर्क इसका आएगा 6x अपॉन में 5x प्लस 30 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x और 6x प्लस 30 आ जाएगा, सिमिलर तो आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो मेरे पास आएगा 2.9 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 6x अपॉन में कितना था ऊपर 6x था, 6x ही था ना, 30 था सॉरी, ऊपर कितना था 30 अपॉन में 6x प्लस 30, और मैं अब सीधा लिख रहा हूँ क्या आएगा फाइनल 2.9, तो 2.9 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6x अपॉन में 6x प्लस
30 इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन मिल गई हैं, अब सॉल्व किया जा सकता है। तो अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से बेनिफिट क्या होगा, पी नोट ए खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2, तो लिखा हमने 2.8 अपॉन में पी नॉट ए, और इस पूरे को डिवाइड किया है 2.9 अपॉन में पी नॉट ए से, इज इक्वल टू, यहां काट देते हैं पहले, ये पी नॉट ए से पी नॉट ए सीधा कैंसिल। इधर क्या हुआ ऊपर कितना था 5x अपॉन में 5x प्लस 30, और इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं 6x अपॉन में 6x प्लस 30 से। ठीक, कोई समस्या? अब सुनना, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपको पता है यहाँ ये वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। सही बात है, हो जाएगा ना, किसी कोई समस्या तो नहीं? ठीक, अब आ जाते, वहां पे कितना बचा है, ऊपर बचा है 2.8 और नीचे बचा है 2.9। इधर देखना ध्यान से, ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है, अच्छा कर दो इंटू, चलेगा? मतलब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू में, और ये जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा 6x प्लस 30। सही बात है। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 6 इंटू में कितना है 5x प्लस 30। तो बस अब इन दोनों को सॉल्व करने हैं हमें। तो अगर हम बात करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या कर सकते हैं, 2.8 अपॉन में 2.9, इसको 28 लिख दूं, 5 6 जा 30x प्लस 30, और ये 6 5 जा 30, अच्छा सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 50 यानी 150। सही बात है। 6 5 जा 30x प्लस कितना हो जाएगा 180। तो मुझे लग रहा है 30 कॉमन लीजिए, कट जाएगा क्या, सीधा 30 लीजिए कॉमन लीजिए, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2.8 अपॉन में 2.9। तो अगर आप बात करोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 30 से करोगे तो 5, और यहाँ नीचे x प्लस 6। पॉइंट अब हटा देते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 28 अपॉन में 29, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूँ मैं। तो क्या होगा x प्लस 6 में मल्टीप्लाई होगा 28 से, और x प्लस 5 में मल्टीप्लाई होगा 29 से। सही बात है, डेसिमल हटा दिया। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें अब तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28x प्लस कितना आ रहा है 6 8 जा 8 6 जा 48, और 2 6 जा 12 एंड 4 16 168 हो जाएगा। 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी कर गया, 6 2 जा 12 यानी 168 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 29x प्लस 5 9 जा 45 का 5, और 5 2 जा 10 एंड 4 कितना हो जाएगा 10 एंड 4 145। तो अगर हम बात करें तो 29x में से क्या कर देते हैं 28x माइनस कर देते हैं, और इधर कितना हो जाएगा 168 में से 145 माइनस 23 आंसर आएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो ऐसे किया 28 को उधर ले गए हैं और इसको इधर लेके आए हैं, समझ गया ना, बस इसको लिखा है ऐसे, x को इधर लिखा है और कुछ। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 23। अब x मिला है हमें, अब एक पी नॉट ए निकालना है। ठीक ठीक, आप सुना ध्यान से, कोई सा भी इक्वेशन नंबर 1 ही ले लो। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था 2.8 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू 5x है ना, 5x अपॉन में 5x प्लस 30। अब x की वैल्यू रख दो तो कितना आ गया 2.8 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू 5 इंटू में x की वैल्यू कितनी आई है 23 अपॉन में 5 इंटू में 23 प्लस 30। तो अगर हम बात करें इधर सॉल्व करो कितना हो जाएगा 5 115, और ये 115 प्लस 30 मतलब सीधा लिख दूं 45 ना, 145, और ये क्या है 2.8 अपॉन में पी नॉट ए, कट रहे हैं किसी से 5 से कट जा रहे हैं ना, तो 5 से कट जाएंगे 5 2 जा 10,
बचा कितना 1, तो 5 3 15। अच्छा पहले ही काट देते क्यों मेहनत कर, और जो है ये भी कट जाएगा 5 से, तो 5 2 10 और बच जाएगा कितना 29, ठीक है ना। 5 2 10 5 9 45, सही तो है। तो हमारा आ गया पी नॉट ए। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट करूँ किसी को कोई दिक्कत ना हो तो बताओ, मैं इसको इसे फ्लिप कर रहा हूँ, मतलब पी नॉट ए गया ऊपर और 2.8 आया नीचे, और ये 29 गया ऊपर और 23 आया नीचे। अब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना हो गया 29 अपॉन में 23 मल्टीप्लाई विद 2.8, मल्टीप्लाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब सुना ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉर्ट करने का बस एक जगह तरीका है, और वो क्या है सुना, मल्टीप्लाई नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। इधर देखो, यहां तक आपने किया ना सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, इसके बाद आप यहां ऐसे लिख सकते हो सिमिलरली। मुझे तो आपको समझाना था तो मैंने पूरा आपको समझाया, आप क्या लिखोगे सिमिलरली। सिमिलरली जैसे ही लिखे तो आप क्या कर रहे हैं 2.8 की जगह 2.9 लगाना है, 5x की जगह आपको पता है 6 आएगा, अरे मोल्स 5 से तो 6 हो गए हैं, तो 6 आ जाएगा और 6 आ जाएगा और बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम। यानी डायरेक्टली आपको ये वाली इक्वेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इक्वेशन सेकंड वाली आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो मतलब एक पेज का स्टेप गायब हो जाएगा, समझ गया ना। तो मैंने आपको समझाया है 2 बार ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाकी आप सिमिलरली लिख के डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटो ले लो, बाकी पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी इसकी। आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ 1 मिनट जो भी फॉर्मूले थे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। इधर देखो, सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले में किसको किसको दिक्कत है। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने। हाँ वही 11th में भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है। अब इधर देखो, हाँ शांत रहो, अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म्स में मेन फॉर्मूले लिखूं तो मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलरिटी का लिख रहा हूँ, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑब्वियसली पढ़ाने लगेंगे तो फिर से वही स्टार्ट लग जाएगा, स्टार्टिंग से पूरा टाइम। अगर हम बात करें सबसे पहले मोलरिटी की बात करते हैं, कैपिटल एम की, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू बी, यानी जो है इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में बी एस, और ये किस में रहेगा एम एल, या फिर मोलरिटी इज इक्वल टू क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें होना चाहिए लीटर में, किसमें होना चाहिए लीटर में। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ये होगा मोलरिटी का फॉर्मूला। अगर हम मोलरिटी के बाद मोलरिटी की बात करें जिसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, और ये किस में रहेगा ग्राम में। अगर आप इसी को दूसरे फॉर्म में लिखोगे तो एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए, और ये केजी में रहता है, ठीक है ना। यूनिट इसकी मोलर होती है, यानी मोल्स पर लीटर, इसकी मोल्स पर केजी या मोलल होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगला है वो है मोल फ्रैक्शन का। किसका है, अगर मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। और अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना हो तो वैसे तो 1 से माइनस कर देना, यानी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। और अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर बात, हाँ बारिश हो रही है, ठीक है। तो क्या करोगे गेट खोल, हाँ अब सुना मेरी बात ध्यान से, ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं मैंने ये कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले हैं। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो सबको आता होगा, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। एनबी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो आपको पता है वेट ऑफ बी को किससे मोलर मास ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे, और रिस्पेक्टिवली ए का भी होगा। और एक चीज डेंसिटी, डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की दे रखी है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बेसिक बातें हैं, उम्मीद करता हूं इतना तो पता होगा। अब सुना ध्यान से, अब अगर मैं आ जाऊं आगे फॉर्मूले पे, तो हमारे पास जो है, अब सुना मेरी बात ध्यान से, अब देखो कंसंट्रेशन टर्म जैसे ही खत्म होती हैं फिर अगला जो फॉर्मूला आता है वो आता है हेनरीज लॉ के अंदर, और कहीं नहीं है। कहां आता है हेनरीज लॉ के अंदर। अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें, किसकी बात करें
हेनरीज लॉ की बात करें तो हेनरीज लॉ में अगर हम बात करें तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस इंटू में के एच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब सुनना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है तो इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि हर बार मोल फ्रैक्शन ही दिया हो, वेट दिया हो सकता है। अगर वेट दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वैसे जनरली गैस सॉल्यूट ही होगी। क्या होगी ये? सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट होगी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को के एच स्लैश एक्स बी। बात सही है, क्योंकि हम जनरली क्या लेंगे, गैस जो होगी वो सॉल्यूट होगी। तो सॉल्यूट होगी, सॉल्यूट कैसे लिखते हैं? बी से लिखते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। अगर मैंने ये लिख दिया तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है कि एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो आपको जरूरी नहीं है कि सीधा क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हो, आपको किसी एक गैस का प्रेशर दे रखा हो, सुना ध्यान से, किसी एक के बारे में प्रेशर बता रखा हो, प्रेशर किसी एक गैस का, ऊपर से वेट वगैरह दे रखा हो और गैस का नाम बता रखा हो, तो आप ऑब्वियसली मोलर मास तो आप खुद ही निकाल लोगे। तो मैंने क्या बोला, किसी एक गैस का प्रेशर दे रखा हो और वहां पे मोल फ्रैक्शन वगैरह या वेट वगैरह दे रखा हो। आपसे के एच पूछ रहा हो तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि हेनरीज लॉ पूछ रहा है, या आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेशर ऑफ गैस सीधा पूछ रहा है, तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए हेनरीज लॉ है। एक गैस का वेट दे करके प्रेशर पूछना हेनरीज लॉ में ही पॉसिबल और कहीं नहीं। अब मेरी बात सुनना, एक और जगह पे पार्शियल प्रेशर आता है, वो कैसे पता चलेगा कि कब हेनरीज लॉ लग रहा है और कब वो वाला लग रहा है? वो है राउट्स लॉ। क्या है? राउट्स लॉ। तो अगर राउट्स लॉ है तो पहली बात सुना ध्यान से, राउट्स लॉ के केस में आपको पता है पीएस इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मतलब यहां आपको लिखा रहेगा द पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ जो है ऑक्टेन, हेप्टेन, प्रेशर ऑफ ए एंड बी, पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब कोई दो कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे? दो कंपोनेंट, और उन दोनों का प्रेशर दे रखा होगा। यानी प्रेशर एक का नहीं दे रखा है, दो दो कंपोनेंट का दे रखा है। दो अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करने से बन रहा है, ये मिक्सिंग से नहीं बन रहा है। यहाँ एक ही कंपोनेंट गैस है, सॉल्यूट के सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों से मतलब है। तो जनरली आप क्वेश्चन में ऐसे देखोगे तो हमेशा दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। कहेगा दो चीजों को मिक्स कर दिया, इसका प्रेशर इतना था, इसका इतना था, इसका वेट इतना था, उसका वेट इतना था, सॉल्यूशन का प्रेशर बता दो। या फिर हो सकता है आपको सॉल्यूशन का प्रेशर दे दिया और बोलेगा एक का प्रेशर इतना है, दूसरे का बता दो। तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन में क्या मिल रहा है? दो लोगों के प्रेशर की बात हो रही है। तो मतलब आपको क्या समझना है, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड टू है क्या? राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ में एक दूसरा जो केस आता है वो ये था वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। राउट्स लॉ का जो दूसरा केस है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वो एक्चुअली में आरएलवीपी है। वो एक्चुअली में क्या है? आरएलवीपी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो तो जहां पर पीएस इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी होता था, मतलब अगर मैं लिखूं ऐसे पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। लेकिन मैंने बोला सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, तो इसके गैस तो बनेंगे नहीं, तो ये हो गया जीरो। तो बचा क्या? सिर्फ ये वाला राउट्स लॉ कौन सा केस है? नॉन वोलेटाइल के लिए। और सुनना, जब नॉन वोलेटाइल वर्ड लिखा हो तो आप चाहे उसको राउट्स लॉ मान लो, चाहे उसको आरएलवीपी मान लो, सबका आंसर सेम ही आएगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आरएलवीपी मान के सॉल्व करो। यानी नॉन वोलेटाइल अगर कहीं शब्द मेंशन कर गया तो आप कहां चले जाओगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। ठीक, अगर दो प्रेशर मेंशन कर रखे हैं तो राउट्स लॉ का ये वाला लॉ लग जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इधर एक और चीज, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये लिक्विड फेज के हैं। किसके हैं? लिक्विड के। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछेगा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अगर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछ रहा है तो मैंने ऐसे वाई ए से लिखा था, तो वाई ए इज इक्वल टू क्या होता है? मान लिया ए का मोल फ्रैक्शन निकालना था। किसका निकालना था? ए का मोल फ्रैक्शन। तो ए को डिवाइड कर दो किससे? पीएस से। कैसे डिवाइड कर दोगे? पीएस से। तो अगर आपने ए को डिवाइड कर दिया पीएस से तो क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है किसमें? वेपर फेज में। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। अब सुना ध्यान से, अगर मान लिया वाई बी निकालना है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो क्या कर दोगे? पीबी जो होगा उसको डिवाइड कर दोगे किससे? पीएस से। तो ये वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन है। ये भी कई बार पूछता है, और जब पूछेगा तो राउट्स लॉ से ही पूछेगा, क्योंकि ये जो है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये बराबर होता है किसके? पी ए के। और ये जो पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ये बराबर होता है किसके? पीबी के। ठीक, तो मतलब ये बात क्लियर हुई, राउट्स लॉ
से जो रिलेटेड चीजें हैं और हेनरी लॉ से जो रिलेटेड चीजें हैं, ठीक। हो गया यहां तक? देखो इस चैप्टर में ज्यादा यही है, आप एक बार चैप्टर पढ़ो, उसके बाद फॉर्मूले लिखो अलग से, और आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में कौन सा कंपोनेंट क्या है कैसा है। चलो आगे। अब सुनना, जब राउट्स लॉ खत्म होता है तो आपको पता है कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं मिलता है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आते हैं, ये जो ड्रॉप आते हैं थ्योरी है पूरी। सीधा सीधा न्यूमेरिकल कहां मिलता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। कहां मिलता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में पहला केस था आरएलवीपी का। किसका था? आरएलवीपी। आरएलवीपी की अगर बात करूं तो क्या होता है फॉर्मूला? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब सुनना, इस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को मेरे पास लिखने के बहुत तरीके हैं। मैं इसको मोल्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। सही मान। और मैंने क्या बताया है कि जो Na होता है, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा। तो इस केस में इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल टू मान सकते हैं किसके? Nb अपॉन में Na के। और जब हमने Nb अपॉन में Na मानते हैं तो आपको पता है Wb अपॉन में Mb इंटू में Ma अपॉन में Wa ये आ जाता है। तो चाहे ये लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं या ये लिखूं, सब बातें क्या है? सेम है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन की अलग अलग फॉर्म है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने क्या मान लिया है कि बी बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट। सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो सॉल्यूट बहुत कम होगा। मतलब जस्ट लाइक ऐसे कि भैया 100 ग्राम मेरे पास क्या था? सॉल्यूट था, और उस 100 ग्राम के अंदर मैंने 0.01 ग्राम ऐड कर दिया है। क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? तो इग्नोर ही मार देते हैं। तो ऐसा केस में, और मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से पहली बात बताऊं, लगभग 90% केस में इससे आपको आंसर मिल जाएंगे आपकी लेवल तक। लेकिन मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, और मैंने बताया था कि नीट में क्वेश्चन आया था, और उसमें चेंज क्या था कि अगर आप इस फॉर्मूले से आंसर निकालोगे तो आंसर 120 आता था। एक कैलकुलेशन थी। और जब आप दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इससे निकालोगे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी। मैंने बताया था अगर इस फॉर्मूले से निकालोगे तो आंसर 150 आता था। ये वाला फॉर्मूला जो है, अगर मैं इसको इसके बराबर रख दूं तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने एनबी को इग्नोर मार दिया ना। ये है विदाउट अप्रोक्सीमेशन, यानी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया गया। यहाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन की गई है। तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हो? मोलर मास पूछा हो। क्या पूछा हो? मोलर मास। तो आप अगर आप प्रीफर करोगे इस फॉर्मूले को तो बढ़िया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सीबीएसई तक के लेवल में लगभग 99% क्वेश्चन ऊपर वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं मैच हो रहा है, आपको लग रहा है यार आंसर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ट्राई कर लेने वाला फॉर्मूला, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, अब सुना ध्यान से, ये है आरएलवीपी। आरएलवीपी जो हो गया, अच्छा इसको हम पूरे को, इस पूरे को क्या बोलते हैं? आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। सिर्फ अगर मैं इस ऊपर वाले की बात करूं तो इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी एलपी। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड करो तो ये निकालना है। अगर पूछे आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो मतलब ये पूरा कंपोनेंट एक साथ निकालना है। ठीक, जब ये हो जाता है तो आता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में क्या जो है एलिवेशन इन, क्या? अरे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आगे आता है, मैं ये तो बोल रहा हूं। चलो आगे। अब सुनना, अगर हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आगे चलते हैं तो मेरे पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला देखो ध्यान से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था? केबी इंटू में मोलालिटी। अब सुनो, मोलालिटी अभी पीछे पढ़ा के आ रहा हूं फॉर्मूला, तो भैया वो फॉर्मूला यहाँ लाके रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, रख सकते हो ना। ये कब है? अगर सॉल्यूशन कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, यानी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद नहीं। जैसे सॉल्यूशन में क्या हो सकता है? सॉल्यूशन में आपको ग्लूकोज दे रखा है, सॉल्यूशन में आपको सुक्रोज दे रखा है, सॉल्यूशन में आपको यूरिया दे रखा है, मतलब ऑर्गेनिक चीजें आपको दे रखी हैं जनरली, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ऐसा कुछ मेंशन कर रखा सॉल्यूट, तो ये लगा दोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ है, आपको सॉल्यूशन में क्या है? NaCl है, KCl है, BaCl2 है,
मतलब कोई आयनिक कंपाउंड वगैरह आपको दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है आपको पता है, एक और चीज यहाँ ऐड करते हैं, दैट इज आई बॉन्ड ऑफ फैक्टर। क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर। यही सेम केस सबके लिए चलेगा। अगर आप डेल्टा टी एफ निकालने जाओगे यानी फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या आता है आई के एफ इंटू में एम स्मॉल एम, और अगर दूसरा फॉर्मूला लिखोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ के एफ इंटू में एम। ठीक, अब सुना जानते, ये हो गया फ्रीजिंग का। अच्छा, ये डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा और डेल्टा टी बी कैसे निकलेगा, इसमें मैंने आपको एक तरीका सिंपल से बताया था कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। टेम्परेचर दिया होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर है, तो जो बड़ा टेम्परेचर हो उसमें से छोटे वाले टेम्परेचर को क्या कर दो, माइनस कर दो, सिंपल सी बात। ठीक, अब सुनना, इसके बाद हमारे पास लास्ट फॉर्मूला जो आता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता है, पाई। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी आर टी, जहां सी क्या है, मोलैरिटी है, सी क्या है, मोलैरिटी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर किसमें होगा, केल्विन में। आई कब लगाएंगे, अगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। अगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया ऐसा कुछ है, तो आई की वैल्यू गिवन, आई की वैल्यू निकालना भी सिखाया गया है। तुम क्लास में नहीं थे उस दिन, नहीं था ना, छुट्टी पे थे उस दिन, ठीक है। आई की वैल्यू निकालना भी सिखाया गया है। डिसोसिएशन, अभी जब कहीं फॉर्मूला आएगा, अगर कहीं फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आगे, तो वहां आई की वैल्यू में निकालना बता दूंगा कैसे निकलती है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन पे, अगले फॉर्मूले सारे मैंने बता दिए। अब जाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। सुनना मेरी बात, जानते क्या रहा है, मैंने 5% बाय मास, एक सॉल्यूट है उसको मैंने मिला रखा है वाटर में, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 271 केल्विन। तो मतलब दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने बताया था सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को टीएफ से लिखते हैं, तो टीएफ कितना है, 273 केल्विन है। तो सॉरी 73 नहीं 71 ना, 271 केल्विन है। आप मुझे बताओ, अगर मैं टी नॉट एफ लिखूं, तो टी नॉट एफ का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर कितना होता है, 0 डिग्री, यानी 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। और आपको पता है कि इन्हीं दोनों से डेल्टा टीएफ निकलता है, तो मैंने अभी बताया था डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो बड़ा कौन है, 273.15 माइनस 271, कितना आएगा आंसर, 2.15 केल्विन, ठीक है। इतना मिल गया। अब सुनना, आपको पता क्या रखा है, 5% बाई मास। सुनना, 5% बाई मास अगर लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूट है WB वो 5 ग्राम है, ठीक। जो सॉल्यूशन का वेट है पूरा वो 100 ग्राम का है, और जो सॉल्वेंट बच जाएगा इसमें वो 95 ग्राम बच जाएगा, ठीक। तो ये भी मिल गया। अब आप बताओ मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना, ठीक है ना। 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर फ्रीज इतना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, ठीक है। आपको केन शुगर का दे रखा है और आपको ग्लूकोज का निकालना है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इधर देखो, अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है, इसमें मुझे सारी वैल्यूज लगभग गिवन है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं डेल्टा टी एफ का, तो क्या होगा, के एफ इंटू में, फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूं, डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए ग्राम में। क्या सब कुछ दिख रहा है, सब है, डेल्टा टी एफ है, डब्ल्यू बी है, एम बी क्या होता है, केन शुगर, केन शुगर का मतलब सुक्रोज, केन शुगर का मतलब क्या होता है, सुक्रोज। अरे गन्ने में जो हाँ, गन्ने में जो शुगर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज। और इसका मोलर मास कितना होता है, 342 ग्राम होता है, याद रखना इसको, पर मोल। सर मतलब फ्रुक्टोज का फॉर्मूला ना, अगर हाँ। ग्रोथ है, ठीक है, अब सुने यहाँ तक। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या निकालना है, यहाँ से के एफ निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको के एफ। क्यों निकालना है के एफ, सुनो ध्यान से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से के एफ निकालूंगा तो सर के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, एमबी से, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डब्ल्यू ए से, और डिवाइड किससे हो जाएगा, डब्ल्यू बी से, इंटू में 1000 से, और इंटू में डेल्टा। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं होगा ये।
अब वैल्यू पुट कर दो, करें पुट वैल्यू। तो डेल्टा टी एफ क्या है 2.15, एमबी कितना है 342, डब्ल्यू ए कितना है 95, डब्ल्यू बी कितना है 5, ये कितना है भाई 1000। डिवाइड करो, क्या आ रहा है आंसर? 5 तो 90 5 से काटोगे इसको कितना कट जाएगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितने बच गए? 19 आएगा, ठीक है। 25 इधर देखो, यहां तक की बात हुई। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब अगर हम बात करें इसको, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये 2 पॉइंट क्या मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर को मल्टीप्लाई करें यार, तो ऐसे कर 2 पे लिख देते हैं, किसको 2.15 प्योर नहीं, बिल्कुल आएगा क्योंकि दे रखा है 273.5। और आपको पता है इनकी वैल्यू बहुत छोटी छोटी आती है, इग्नोर नहीं मार सकते कुछ। कितना है 342 है, मल्टीप्लाई 19 से, एक बार फटाफट मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर से, जल्दी हो जाएगा। कौन बोला था टाइम हो गया? नालायक, अभी तो टाइम है। हड्डी तोड़ दूंगा, अभी छुट्टी नहीं करूंगा, आज बताता हूँ। 342 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 6498, 6498 से मल्टीप्लाई करोगे 2.15 और डिवाइड कर दो 1000 से, तो आ रहा है सीधा आंसर में लिख रहा हूं पूरा 13.97, 13.97, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अब सुनना, अभी नहीं आंसर हुआ है, खुश मत हो अभी। अब सुनना, KF निकला है, क्या निकला है KF। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो, कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। ये सब कुछ जो आप कर रहे थे वो किसके लिए था? सुक्रोज के लिए था। अब आपको सब कुछ किसके लिए करना है? ग्लूकोज के लिए। क्या कह रहा है? ग्लूकोज का क्या निकालना है आपको? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? TF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। T0F तो दे ही रखा है, कितना है 273.15। भाई वाटर तो दोनों में सेम ही है ना, वाटर थोड़ी बदल रहा है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू में WB इंटू में 1000 अपॉन में MB इंटू में WA। और मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां भी अगर आप देख रहे हो तो 5% ही ग्लूकोज है। अगर 5% ग्लूकोज है तो आपको पता है यहाँ WB कितना होगा? 5 ग्राम ही होगा, और WA कितना होगा? 95 ग्राम ही होगा। सही बात है। तो मतलब ये क्या कर दोगे, WA यहाँ 95, ठीक, WB कितना है 5, MB कितना है? ये 180 होगा क्योंकि ग्लूकोज है। कितना है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है तो कितना आएगा इसका आंसर? 180 आएगा। ग्लूकोज है तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 180। कितना आ जाएगा? 180। अब उसके बाद आपको KF कितना पता है? 13.97। तो क्या आपको सब पता चल गया? हाँ, सब आपको पता चल गया। अगर आपको सब पता है तो क्या मिलेगा आपको? डेल्टा TF मिलेगा। अब सोचो, जब आपको डेल्टा TF मिल जाएगा तो आपको क्या करना है बताओ? फ्रीजिंग पॉइंट, टॉपिक का नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम, मतलब जितना ये था उससे कम हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, TF निकालने के लिए क्या करना होता है? जो आपका T0F है इसमें से माइनस कर देते हैं डेल्टा TF को। तो यहां से कैलकुलेशन करोगे, डेल्टा TF निकलेगा, और डेल्टा TF को क्या कर दोगे? TF में से माइनस। नाम क्या है टॉपिक का? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर से कम हो जाएगा। प्योर का कितना था? 273.15, तो इससे कम आएगा। भैया कम आएगा मतलब जो आंसर TF का मिलेगा वो माइनस करना है इसमें से, तभी तो कम आ सकता है, ठीक। चलो आगे, क्या चीज? KF जो होता है उसे बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके रिलेशन के अंदर डेराइव करने पर KF एक कांस्टेंट है, जिसका मतलब नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम डिफाइन करें इसको
तो हम बोलते हैं कि अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, और उसकी मोलरिटी 1 हो, तो जो वैल्यू आती है वो केएफ होता है। तो ये डिफिनेशन में बता रखा है, अभी समझो कि केएफ एक कांस्टेंट है और कुछ नहीं। जनरली आपको केएफ की वैल्यू दी होगी। अच्छा, मैंने बताया था कि केएफ की वैल्यू वाटर के लिए याद रखना है 1.86 होती है। कितनी होती है? 1.86 नॉर्मल सिचुएशन के अंदर निकलेगी। हाँ, अगर नहीं दे रखा है 0.08 ठीक है। तो 4.08 इसको सॉल्व करके आ रहा है, आप माइनस करोगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप सुनो ध्यान से, आगे क्वेश्चन जो है इसको भी समझ लो एक बार। अच्छा, ये तो आप लोगों से नहीं होगा बिल्कुल भी, मुझे ही करवानी पड़ेंगे अलग से सब। हाँ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना, यहाँ तक क्वेश्चन कर लेना। अगली क्लास में मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जो है जो क्वेश्चन बाकी बच गए हैं वो संडे वगैरह की क्लास में रख के करवाते हैं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में तो क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं होने वाले हैं। ठीक, हाँ, इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा, ये चीज सही है। हल्की हल्की बहुत है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो ध्यान से, जो चैप्टर में फॉर्मूले वगैरह हैं एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और मैंने बोला था इसका टेस्ट भी मैं लूंगा, तो टेस्ट का आपको टाइमिंग संडे को होगा। अभी ऑर्गेनिक का नहीं, ऑर्गेनिक, अच्छा एक और चीज, हाँ, ऑर्गेनिक की क्लास कल है, हेलोएल्केन हेलोएरियंस क्वेश्चन करेंगे 4 बजे। ठीक, तो कल 4 बजे ऑर्गेनिक हेलोएल्केन हेलोएरियंस के बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे हम। तो जो है एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेना, तो आपको आना है 4 बजे कल सब लोगों को। ठीक है।